नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि कुछ पढ़ूं। तो घर में किताब रखी हुई थी मुंशी प्रेमचंद की, तो उसके यूं ही पन्ने पलट रहा था और एक कहानी मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की दिखाई पड़ी, लाग डांट। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, छोटी सी कथा है और जितनी सामयिक ये उस वक्त थी उतनी ही आज के लिए भी रेलेवेंट है। तो मुझे लगा कि कहानी बहुत अच्छी है, तो आपके साथ क्यों ना इसको शेयर किया जाए। तो ये कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो हो सकता है आपकी तरफ ना देख पाऊँ, बीच बीच में कोशिश करूंगा आपसे मुखातिब होने की, लेकिन कहानी जो है वो बहुत अच्छी है, तो मुझे लगा कि आपको पढ़ के सुनानी चाहिए। तो लेट मी रीड आउट दिस स्टोरी टू यू टुडे। ये किताब मैंने ले ली, मार्क लगा रखा है ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये कहानी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, सुनिएगा। बहुत ही रेलेवेंट है ये, उस वक्त के लिए भी बहुत रेलेवेंट थी और आज के लिए भी बहुत रेलेवेंट है ये कहानी। तो कहानी का नाम है लाग डांट। सुनिएगा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। जोखू भगत और बेचन चौधरी में 3 पीढ़ियों से अदावत चली आती थी। कुछ डांड मेड़ का झगड़ा था, जो खेत को डिमार्केट करने के लिए मेड़ बनती है, मेड़बंदी बोलते हैं उसको, ताकि खेत को डिमार्केट किया जा सके। तो उसका कोई झगड़ा था। उनके परदादाओं में कई बार खून खच्चर हुआ। बाप के समय से मुकदमेबाजी शुरू हुई। दोनों कई बार हाई कोर्ट तक गए। लड़कों के समय में संग्राम की भीषणता और भी बढ़ी, यहाँ तक कि दोनों ही अशक्त हो गए। पहले दोनों इसी गांव में आधे आधे के हिस्सेदार थे। अब उनके पास इस झगड़ने वाले खेत को छोड़कर 1 अंगुल जमीन न बची थी। भूमि गई, धन गया, मान मर्यादा गई, लेकिन वह विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट के धुरंधर नीतिज्ञ एक मामूली सा झगड़ा तय न कर सके आज भी इसी तरह से चलता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो गए। वो गांव देहात में कहावत है कि काले कोट वालों से और सफ़ेद कोट वालों से काले कोट वाले तो वकील हैं और सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर हैं। तो इनके पचड़े में जो पड़ा वो गया। बिकॉज़ विवाद अगर हो गया तो मुश्किल तो है ही, उसको अगर नहीं सुलझेगा तो परेशान करेगा लंबे समय तक। और अगर आप बीमार हो गए तो आपके शरीर को परेशानी होगी, मन को परेशानी होगी। तो इन दोनों से यथासंभव बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं हमारे गांव देहात में। इन दोनों सज्जनों ने गांव को 2 विरोधी दलों में विभक्त कर दिया था। एक दल की भंगी बूटी चौधरी के द्वार पर छनती, तो दूसरे दल के चरस गांजे के दाम भगत के द्वार पर लगते थे। स्त्रियों और बालकों के भी 2 दल हो गए थे। यहाँ तक कि दोनों सज्जनों के सामाजिक और धार्मिक विचारों में विभाजक रेखा खिंची हुई थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को ढोंगी कहते। भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी को भ्रष्ट बतलाते। भगत सनातन धर्मी बने तो चौधरी ने आर्य समाज का आश्रय लिया। जिस बजाज, पंसारी या कुजड़े से चौधरी सौदे लेते, उसकी ओर भगत जी ताकना भी पाप समझते थे और भगत जी की हलवाई की मिठाइयाँ, उनके ग्वाले का दूध और तेली का तेल चौधरी के लिए त्याज्य था। यहाँ तक कि उनके आरोग्यता के सिद्धांतों में भी भिन्नता थी। भगत जी वैद्य के कायल थे, चौधरी यूनानी प्रथा के मानने वाले थे। दोनों चाहे रोग से मर जाते पर अपने सिद्धांतों को न तोड़ते। तो दोस्तों, लड़ हम आपस में खुद ही रहे हैं और इसके लिए कोई हमें बाध्य नहीं करता, लेकिन हम खुद ही लड़ते हैं। तो ये लड़ाई जो है, देखिए कहाँ कहाँ तक ले जाती है। और इस कहानी का जो अंत है वो बहुत रोचक है, तो पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा आप। जब देश में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी भनक उस गांव में आ पहुंची। चौधरी ने आंदोलन का पक्ष लिया, भगत उसके विपक्षी हो गए। एक सज्जन ने आकर गांव में किसान सभा खोली, चौधरी उसमें शरीक हुए, भगत अलग रहे। जागृति और बढ़ी, स्वराज की चर्चा होने लगी।
चौधरी स्वराज्यवादी हो गए। भगत ने राजभक्ति का पक्ष ले लिया। चौधरी का घर स्वराजियों का अड्डा हो गया। भगत का घर राजभक्तों का क्लब बन गया। चौधरी जनता में स्वराज्यवाद का प्रचार करने लगे। मित्रों, स्वराज का अर्थ है अपना राज। अपने देश में अपना राज हो वह अच्छा है कि किसी दूसरे का राज हो वह अच्छा है। जनता ने कहा अपना राज हो वह अच्छा है। तो शासक तो बदल गए मित्रों, लेकिन राज अभी भी अपना नहीं हुआ। राज उन्हीं का है, उन्हीं के नियम हैं, उन्हीं के कानून हैं और वही चल रहे हैं। और इस कदर हम जकड़े हुए हैं इन नियम कानूनों में कि कहीं कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ता। चौधरी, तो यह स्वराज्य कैसे मिलेगा? आत्मबल से, पुरुषार्थ से, मेल से। एक दूसरे से द्वेष करना छोड़ दो। अपने झगड़े आप मिलकर निपटा लो। एक शंका, आप तो नित्य अदालत में खड़े रहते हैं। चौधरी, हाँ, पर आज से अदालत जाऊं तो मुझे गौ हत्या का पाप लगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी कमाई अपने बाल बच्चों को खिलाओ और बचे तो परोपकार में लगाओ। वकील मुख्तारों की जेब क्यों भरते हो? थानेदार को घूस क्यों दे रहे हो? अमलों की चिरौरी क्यों करते हो? पहले हमारे लड़के अपने धर्म की शिक्षा पाते थे, वह सदाचारी, त्यागी, पुरुषार्थी बनते थे। अब वह विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शौक करते हैं, अपने देवताओं और पितरों की निंदा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, साल बनाते हैं और हाकिमों की गोई धरैया करते हैं। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बालकों को धर्मानुसार शिक्षा दें? तो ये जो विषय है शिक्षा का, ये आज का नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी विशेष ने इस मुद्दे को उठाया हो। ये लोगों को भी महसूस होता है कि जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कि हमारे लोग हमारे अपने नहीं रहे। उनमें उनके विचारों में परिवर्तन आ गया और ऐसा परिवर्तन आया जो कि अच्छा नहीं है शायद। जनता, चंदा करके पाठशाला खोलनी चाहिए। चौधरी, हम पहले मदिरा का छूना पाप समझते थे, अब गांव-गांव और गली-गली में मदिरा की दुकान है। हम अपनी गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए गांजे शराब में उड़ा देते हैं। जनता, जो दारू भांग पिए उसे डांड लगना चाहिए। चौधरी, हमारे दादा बाबा छोटे बड़े सब गाढ़ा गंजी पहनते थे। हमारी दादी नानियाँ चरखा काता करती थीं। सब धन देश में रहता था। हमारे जुलाहे भाई चैन की वंशी बजाते थे। अब हम विदेश के बने हुए महंगे रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं। इस तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ढो ले जाते हैं। बेचारे जुलाहे कंगाल हो गए। क्या हमारा यही धर्म है कि अपने भाइयों की थाली छीनकर दूसरों के सामने रख दें? आज भी दोस्तों परेशानी यही है। देखिए कितनी पुरानी कहानी है, अंग्रेज़ों के टाइम की कहानी है। जो समस्याएं तब थीं वही समस्याएं आज भी हैं। आज भी यही परेशानी है। हमें विदेशी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। हम उन्हीं के आचार विचारों को अपनाए हुए हैं और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता तो है। अगर आवश्यकता नहीं होती तो शायद उस वक्त भी ये कहानी न लिखी जाती। चौधरी, अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, नशेबाजी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म सिखाओ, मेल से रहें। बस यही स्वराज है। जो लोग कहते हैं कि स्वराज के लिए खून की नदी बहेगी, वे पागल हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जनता यह बातें चाव से सुनती थी। दिनों दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जाती थी। चौधरी के सब श्रद्धा भजन बन गए थे। भगत जी भी राजभक्ति का उपदेश देने लगे। भगत जी तो चौधरी के विरोधी थे, तो जहाँ चौधरी स्वराज की बात करते थे वहाँ उनको राजभक्ति की बात तो करनी ही थी। अब देखिए भगत जी को देखिए। भगत जी भी राजभक्ति का उपदेश देने लगे। भाइयों, राजा का काम राज करना और प्रजा का काम उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसी को राजभक्ति कहते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें इसी राजभक्ति की शिक्षा दी गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महान पातक है। राज विमुख प्राणी नरक का भागी होता है। आप देख रहे हैं हमारे अपने धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है और उसका क्या अनर्थ किया है भगत जी ने। एक शंका, राजा को भी तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरी शंका, हमारे राजा तो नाम के हैं,
असली राजा तो विलायत के बनिए महाजन हैं। तीसरी शंका, बनिए धन कमाना जानते हैं, राज करना क्या जाने। भगत, लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ, पंचायतों में मुकदमे ले जाओ, लेकिन ऐसे पंच कहाँ हैं जो सच्चा न्याय करें, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। यहाँ मुंह देखी बातें होंगी। जिनका कुछ दबाव है उनकी जीत होगी, जिनका कुछ दबाव नहीं है वह बेचारे मारे जाएंगे। अदालतों में सब कार्यवाही कानून पर होती है। यहाँ छोटे बड़े सब बराबर हैं। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो क्या ऐसा है मित्रों? ये तब की बात है। आज क्या है? आज भी मुझे लगता है कि सब बराबर तो नहीं है। किसी को न्याय मिलता है, किसी को न्याय नहीं मिलता। और अगर एक मुकदमा जिसको महीने भर में डिसाइड हो जाना चाहिए था, वो अगर 30 साल तक चल जाए तो उसमें न्याय का मतलब भी क्या रह जाता है। पर फिर कुछ बातें मुझसे और आपसे ऊपर हैं, पर विचार अगर करेंगे तो शायद कुछ हालात ठीक हों। दूसरी शंका, अदालतों का न्याय कहने ही को है। जिसके पास बने हुए गवाह और दाव पेच खेले हुए वकील होते हैं उसी की जीत होती है। झूठे सच्चे की परख कौन करता है? हाँ, हैरानी अलबत्ता होती है। भगत, कहा जाता है कि विदेशी चीज़ों का व्यवहार मत करो, यह गरीबों के साथ घोर अन्याय है। हमको बाजार में जो चीज़ सस्ती और अच्छी मिले वह लेनी चाहिए, चाहे स्वदेशी हो या विदेशी। हमारा पैसा सैंते में नहीं आता कि उसे रद्दी भद्दी स्वदेशी चीज़ों पर फेंकें। तो ये हमें डिसाइड करना है। आज भी वही बात है। एक शंका, अपने देश में तो रहता है, दूसरों के हाथ में तो नहीं जाता। दूसरी शंका, अपने घर में अच्छा खाना न मिले तो क्या विजातियों के घर का अच्छा भोजन खाने लगेंगे? भगत, लोग कहते हैं लड़कों को सरकारी मदरसों में मत भेजो। सरकारी मदरसे में न पढ़ते तो आज हमारे भाई बड़ी बड़ी नौकरियां कैसे पाते, बड़े बड़े कारखाने कैसे बना लेते। बिना नई विद्या पढ़े अब संसार में निवाह नहीं हो सकता। पुरानी विद्या पढ़कर पत्रा देखने और कथा बाँचने के सिवाय और क्या आता है? राजकाज क्या पट्टी पोथी बाँचने वाले लोग करेंगे? तो दोस्तों, हम लोगों ने ये समझ लिया और ये मान लिया कि जो हमारी शिक्षा है उसमें सिर्फ आप पत्री और पोथी देखना समझ पाएंगे, या आप कुछ कर्म कांड करना सीख पाएंगे, या आप राम नाम लेना सीख पाएंगे। लेकिन हम ये भूल गए कि इतने बड़े बड़े किले, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी व्यवस्थाएं, और ये जो एक वक्त था जब हमारे यहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं, दूर दूर तक जाती थीं, हमारे यहाँ हथियार भी बनते थे। तो बिना विद्या के ये सब तो संभव नहीं रहा होगा। ज्ञान तो था, बस डिग्रियां नहीं थीं। और डिग्रियों की मुझे लगता है, ये मेरा अपना विचार है, कि आवश्यकता भी नहीं है। ज्ञान को डिग्रियों से बांध दिया जाए ये उचित नहीं है। इससे होता क्या है कि 4 साल में जब बच्चा पढ़ के निकलता है, डिग्री लेके निकलता है, तो बाहर की जो दुनिया है वो 40 साल आगे पहुंच चुकी होती है। और जब वो किसी जॉब में जाके शुरू करता है काम करना, तो वो उतना ही पीछे से शुरू करता है। कभी महसूस कीजिएगा इस बात को आप। एक शंका, हमें राजकाज न चाहिए, हम अपने खेती बाड़ी ही में मगन हैं, किसी के गुलाम तो नहीं। दूसरी शंका, जो विद्या घमंडी बना दे उससे मूर्ख ही अच्छा। यही नई विद्या पढ़कर तो लोग सूट बूट, घड़ी छड़ी, हैट कैट लगाने लगते हैं और अपने शौक के पीछे देश का धन विदेशियों के जेब में भरते हैं। ये देश के द्रोही हैं। सूट बूट की सरकार। भगत, गांजा शराब की ओर आजकल लोगों की कड़ी निगाह है। नशा बुरी लत है। नशा बुरी लत है, इसे सब जानते हैं। सरकार को नशे की दुकानों से करोड़ों रुपए साल की आमदनी होती है। अगर दुकानों में न जाने से लोगों की नशे की लत छूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वह दुकान पर न जाएगा तो चोरी छिपे किसी न किसी तरह दूने चौगने दाम देकर सजा काटने पर तैयार होकर अपनी लत पूरी करेगा। तो ऐसा काम क्यों करो कि सरकार का नुकसान अलग हो और गरीब रैयत का नुकसान अलग हो, और फिर किसी किसी को नशा करने से फ़ायदा होता है। मैं ही एक दिन अफीम न खाऊं तो गांठों में दर्द होने लगे, दम उखड़ जाए और सर्दी पकड़ ले। तो देखिए आप कैसे कैसे तर्क हैं।
कि सरकार का नुकसान हो जाएगा अगर शराब की दुकानें नहीं चलेंगी। और अभी पिछले साल जब लंबे लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली थीं शराब की, तो आप सबने देखा था कैसी लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। सरकार ने भी मुनाफा कमाया और लोगों ने होली दिवाली मनाई। पर चलिए आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक आवाज़, शराब पीने से बदन में फुर्ती आ जाती है। एक शंका, सरकार अधर्म से रुपया कमाती है, उसे यह उचित नहीं। अधर्मी के राज में रहकर प्रजा का कल्याण कैसे हो सकता है। कितनी गहरी बात लिखी है प्रेमचंद जी ने। दूसरी शंका, पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया, लत पड़ी तो पैसे की चाट हुई। इतनी मजूरी किसको मिलती है कि रोटी कपड़ा भी चले और दारू शराब भी उड़े। या तो बाल बच्चों को भूखों मारो या चोरी करो, जुआ खेलो और बेईमानी करो। शराब की दुकान क्या है, हमारी गुलामी का अड्डा है। ये शंका आज भी है, लेकिन करें तो करें क्या। ये हमारी अपनी आदतें हैं, इनको हम ही छोड़ पाएंगे। चलिए, चौधरी के उपदेश सुनने के लिए जनता टूटती थी। लोगों को खड़े होने की जगह न मिलती। दिनों दिन चौधरी का मान बढ़ने लगा। उसके यहाँ नित्य पंचायतों की, राष्ट्रोन्नति की चर्चा रहती। जनता को इन बातों में बड़ा आनंद और उत्साह होता। उनके राजनीतिक ज्ञान की वृद्धि होती। यह अपना गौरव और महत्व समझने लगे। वह अपना गौरव और महत्व समझने लगे। उन्हें अपनी सत्ता का अनुभव होने लगा। निरंकुशता और अन्याय पर अब उनकी त्योरियां चढ़ने लगीं। उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिला। घर की रुई, घर का सूत, घर का कपड़ा, घर का भोजन, घर की अदालत, न पुलिस का भय, न अमला की खुशामद, सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। कितनों ही ने नशेबाजी छोड़ दी और सद्भावों की एक लहर सी दौड़ने लगी। इस सद्भाव की लहर की आज हमें नितांत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है ये। लेकिन भगत जी इतने भाग्यशाली न थे। जनता को दिनों दिन उनके उपदेशों से अरुचि होती जाती थी। यहाँ तक कि बहुधा उनके श्रोताओं में पटवारी, चौकीदार, मुदर्रिस और इन्हीं कर्मचारियों के मित्रों के अतिरिक्त और कोई न होता था। और आज भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल के लोगों को बहुत दिनों तक मूर्ख बना पाएंगे। झूठ का जो समय सीमा है, अवधि है, वो बहुत लंबी नहीं होती। कुछ दिन तो चल जाता है, लेकिन लगातार नहीं चलता। जनता घास नहीं खाती, रोटी खाती है। वही रोटी खाती है जो हमारे नेता खाते हैं। और जनता ये समझती है कि सही क्या है, गलत क्या है। कभी कभी बड़े हाकिम भी आ निकलते और भगत जी के आंसू पहुंच जाते, लेकिन क्षण भर का सम्मान आठों पहर के अपमान की बराबरी कैसे करता। जिधर निकल जाते उधर ही उंगलियां उठने लगतीं। कोई कहता खुफिया पुलिस का भेदी है। भगत जी अपने प्रतिद्वंदी की बड़ाई और अपनी लोक निंदा पर दांत पीस कर रह जाते थे। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्हें सबके सामने नीच देखना पड़ रहा था। चिरकाल से जिस कुल मर्यादा की रक्षा करते आए थे और जिस पर अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे, वह धूल में मिल गई। यह दाहमय चिंता उन्हें एक क्षण के लिए चैन न लेने देती। नित्य समस्या सामने रहती कि अपना खोया हुआ सम्मान क्यों कर पाऊं, अपने प्रतिपक्षी को क्यों कर पद दलित करूं, कैसे उसका गुरूर तोड़ूं। अंत में उन्होंने सिंह को उसी की मांद में ही पछाड़ने का निश्चय कर लिया। अब देखिए क्या होता है। भगत जी बेचारे परेशान थे। वो राज के भगत थे और लोगों ने उनको सुनना बंद कर दिया। उनका मान कम होने लगा, तो उन्हें लगा क्या किया जाए। अब देखिए क्या करते हैं भगत जी। इसका जो एंड है, जैसे मैंने बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। संध्या का समय था। चौधरी के द्वार पर एक बड़ी सभा हो रही थी। आसपास के गांवों के किसान भी आ गए। हजारों आदमियों की भीड़ थी। चौधरी उन्हें स्वराज्य विषयक उपदेश दे रहे थे। बार बार भारत माता की जय जयकार की ध्वनि उठती थी। एक और स्त्रियों का जमाव था। चौधरी ने अपना उपदेश समाप्त किया और अपनी जगह पर बैठे। स्वयं सेवकों ने स्वराज्य फंड के लिए चंदा जमा करना शुरू किया कि इतने में भगत जी न जाने किधर से लपके हुए आए और श्रोताओं के सामने खड़े होकर उच्च स्वर में बोले, भाइयों, मुझे यहाँ देखकर अचरज में मत करो। मैं स्वराज्य का विरोधी नहीं हूँ। ऐसा पतित कौन प्राणी होगा जो स्वराज्य का निंदक हो। लेकिन इसको प्राप्त करने का यह उपाय नहीं है जो चौधरी ने बताया है और जिस पर तुम लोग लट्टू हो रहे हो।
जब आपस में फूट और रार है, पंचायतों से क्या होगा। कितनी गहरी बात है कि अगर हम आपस में ही वैमनस्य रखते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, तो इसमें अदालतों का क्या दोष। हम हैं जो जिम्मेदार हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब विलासिता का भूत सिर पर सवार है तो नशा कैसे छूटेगा। मदिरा की दुकानों का बहिष्कार कैसे होगा। सिगरेट, साबुन, मोजे, बनियान, अद्धी, तंजेब से कैसे पिंड छूटेगा। जब रोब और हुकूमत की लालसा बनी हुई है तो सरकारी मदरसे कैसे छोड़ेंगे। विधर्मी शिक्षा की बेड़ी से कैसे मुक्त हो सकोगे। स्वराज्य लेने का केवल एक ही उपाय है और वह है आत्मसंयम। यही महौषधि तुम्हारे समस्त रोगों को समूल नष्ट करेगी। आत्मा को बलवान बनाओ, इंद्रियों को साधो, मन को वश में करो। तुम में भातृ भाव पैदा होगा, तभी वैमनस्य मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा, तभी भोग विलास से मन हटेगा, तभी नशेबाजी का दमन होगा। आत्मबल के बिना स्वराज्य कभी उपलब्ध न होगा। स्वयं सेवा सब पापों का मूल है। यही तुम्हें अदालत में ले जाता है। यह तुम्हें विधर्मी शिक्षा का दास बनाए हुए है। इस पिशाच को आत्मबल से मारो और तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। सब जानते हैं मैं 40 साल से अफीम का सेवन करता हूँ। आज से मैं अफीम को गऊ का रक्त समझता हूँ। चौधरी से मेरी 3 पीढ़ियों की अदावत है। आज से चौधरी मेरे भाई हैं। आज से मुझे या मेरे घर के किसी प्राणी को घर के कते सूत से बने हुए कपड़े के सिवाय कुछ और पहनते देखो तो मुझे जो दंड चाहो दो। बस मुझे यही कहना है, परमात्मा हम सब की इच्छा पूरी करे। यह कहकर भगत जी घर की ओर चले कि चौधरी दौड़कर उनके गले से लिपट गए। 3 पुश्तों की अदावत एक क्षण में शांत हो गई। उस दिन से चौधरी और भगत साथ साथ स्वराज का उपदेश देने लगे। उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई और यह निश्चय करना कठिन था कि दोनों में जनता किसका अधिक सम्मान करती है। प्रतिद्वंदिता की यह चिंगारी थी जिसने दोनों पुरुषों के हृदय दीपक को प्रकाशित कर दिया था। कैसी लगी कहानी। तो ये देखा आपने, जितनी रेलेवेंट ये कहानी तब थी उतनी ही रेलेवेंट आज है। और शायद इसीलिए मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। बहुत अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि जितना आनंद इस कहानी का मैंने लिया उतना ही आनंद आपको भी आया होगा। तो इसके साथ मैं आज का जो सेशन है ये समाप्त करना चाहूँगा। और समाप्ति से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें। अगर आप समझते हैं कि आप इसको आगे अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने जानकारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर दें। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।